आज पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम जहनी मरीज हो चुके हैं। तो वैसे ही बहुत बड़ी तादाद में लोग ये तय कर चुके थे पंजाब में कि 2023 में ये जब भी इलेक्शन होगा हम पीटीआई के टिकट पर नहीं, हम प्रेफर करेंगे कि हमें पीएमएल का टिकट मिले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और वफाक के बाद अब पंजाब में भी सियासी बहरान ने सर उठा लिया है। मुल्क इस वक्त जितने बड़े सियासी बहरान से दो चार है वो तो सबके सामने है। ख़राब सियासी हालात इस वक्त शायद ही किसी ने अंदाज़ा लगाया हो कि जितने इस वक्त मुल्क के सियासी हालात ख़राब हैं, एक मसला ख़त्म होता नहीं कि दूसरा मसला खड़ा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर की रोलिंग पर समाज चल रही थी कि पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर के मसले ने भी अब सर उठा लिया है। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का 16 अप्रैल को बुलाया गया इजलास अचानक 6 तारीख यानी आज ही बुला लिया गया था। तो स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के तमाम इख्तियारात वापस लेकर असम्बली के दरवाजे सबके लिए बंद करवा दिए। असम्बली की दीवारों पर खारदार तारे लगा दी गई, तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, ताले लगा दिए गए, दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई, जिस पर अपोजिशन के रहनुमाओं ने शदीद एहतजाज किया। नून लीगी रहनुमाओं का कहना था कि स्पीकर पंजाब असम्बली को कानून और आइन का कोई लिहाज नहीं है। वो चाहते हैं कि जब तक वो वज़ीर आला नहीं बनते इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। किन ख्यालात का इज़हार किया उन्होंने, ज़रा सुनिए। तो परवेज़ इलाही की जानिब से इख्तियारात वापस लेने पर पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी का यह कहना था कि असम्बली सेशन तो कहीं भी बुलाया जा सकता है। असम्बली के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और उन्होंने किन ख्यालात का इज़हार किया, ज़रा ये भी सुनिएगा। पंजाब असम्बली में जब इजलास की इजाज़त नहीं मिली तो फिर अपोजिशन के तमाम अरकान ने निजी होटल में इजलास बुलाया, जिसमें अपोजिशन समेत जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप के अरकान ने भी शिरकत की। मरियम नवाज़ हमजा शहबाज के साथ बस में सफ़र करके इस मकामी होटल पहुंची। हमजा शहबाज की हिमायत में मरियम नवाज़ ने कहा कि हमजा की अक्सरियत है और हुकूमत हमजा का हक है। दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। किन ख्यालात का इज़हार किया था ये भी मुलाहिज़ा कीजिए। तो तमाम अरकान इस होटल में पहुंचे, उसके बाद पंजाब असम्बली का इजलास हुआ और हमजा शहबाज को वज़ीर आला वहाँ पर मुंतखब कर लिया गया। अब हमजा शहबाज ज़ाहिर है ये अलामती इजलास था, एक अलामती वज़ीर आला मुंतखब हो गए। नंबर्स बहरहाल अपोजिशन ने वहाँ शो कर दिए और ये बताया गया कि तकरीबन 196 से 200 के दरमियान का फिगर था जो कि अपोजिशन वहाँ पर जमा करने में कामयाब हुई। तो फिर इसका मतलब ये है कि बहुत मुश्किल होगा अब परवेज़ इलाही के लिए वज़ीर आला के लिए अपने नंबर्स को पूरा करना। अब ये इजलास आज नहीं हुआ, 16 तारीख को अगर पंजाब असम्बली का इजलास होता है तो परवेज़ इलाही क्या इसमें से ही कुछ लोग तोड़कर अपनी सफ़ों में शामिल कर पाएंगे, और अगर करेंगे तो फिर उनकी जो मेंबर्स को जमा कर पाते हैं उनकी अखलाकी हैसियत और स्टांस क्या होगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर बहरामन तंगी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं, जबकि अमीर अब्बास बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अफनानुल्लाह साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर चुके हैं। चलें चीमा साहब से ज़रा शुरू कर लेते हैं। चीमा साहब, ये कि क्यों रातों रात आज ये इजलास बुलाया गया? पहले तो ये बता दें कि 16 तारीख तक इसको मुलतवी क्यों किया गया था परवेज़ इलाही साहब की तरफ से। फिर आज उन्होंने डिप्टी स्पीकर साहब के, वो आपकी जमात से ताल्लुक़ रखते थे, उनके सारे इख्तियारात ख़त्म कर लिए। क्यों ये तमाम इक़दाम उठाए जा रहे हैं? देखें, ये इजलास जो है ये तो 16 तारीख को तय था, रात आलमोस्ट 11 बजे। मेरी वाइफ एमपी है तो उसको जो मैसेज आया रात वो 11 बजे आया और अचानक ही ये सिटी 42 पे चलनी शुरू हो गई कि जी सुबह इजलास है। और फिर वो बार बार समरी देख रही थी जो पुराने इजलास की है, उस पर 16 तारीख की डेट डली हुई थी। फिर वो एक नई समरी भेजी, एक बंदे ने कह के मंगवाई रात कि जी क्या, तो उस पर 6 तारीख की डली हुई थी। सो बेसिकली जिसे कहते हैं शब खून वाली सिचुएशन थी कि वो एक आउट ऑफ, जो जिसे कहते हैं कि असम्बली के स्टाफ ने वो समरी नहीं निकाली, या आप कह लें कि जो एक प्रॉपर सिस्टम होता है उसके तहत नहीं आई। तो ये जिसे कहते हैं कि रात को लेट कहीं जाके शायद सौदा लेट हुआ है या क्या इन्वॉल्वमेंट लेट हुई है, क्या हुआ है, तो उसमें ये एक लेट जैसे कि शब खून वाला कोई चक्कर था जिसे रोक दिया गया। सो बेसिकली तो ये था कि आप प्रॉपर अंदाज में इजलास कराएं, जो भी डेट है तो उस पर आप वोटिंग करा लें, वही बनता है, वही होना चाहिए, वो एक आइनी तरीका है, उसमें कोई इतराज़ नहीं है किसी को। तो अगर आप जस्ट खरीदो फरोख्त करते करते बढ़ाते जाएंगे तो ये मतलब सियासत में मुल्क तो नहीं ख़रीदे जा सकते ना।
पूरे का पूरा मैंडेट खरीद लेना, ये सिर्फ इसी बेस पे कि अमेरिकन इसके पीछे हैं। तो भाई देखें, इसमें इस वक्त एक रजीम चेंज की कोशिश हो रही है यूक्रेन की। रशिया रजीम चेंज करना है, मतलब वहाँ पे ये कोई जंग तो नहीं है, बेसिकली इट्स अ मैटर ऑफ रजीम चेंज। अच्छा, इसी तरह जो काम रशिया कर रहा है यूक्रेन के साथ, और उसका तो एक दावा है कि वो मेरा सबका हिस्सा है, मेरा पार्ट है वो, अच्छा मेरी तफैली रियासत है, वही काम हमारे साथ अमेरिका कर रहा है। वो बम मारे बगैर उसे तैयारे नहीं भेजने पड़े, टैंक नहीं भेजने पड़े, फौज नहीं भेजनी पड़ी, उसने 4 स्टूडेंट्स भर्ती कर लिए हैं, वो तो मतलब किराए के सिपाही। लेकिन चीमा साहब, ये तो अभी तक ज़बानी कलामी इल्ज़ामात थे ना, अभी तक किसी भी सतह पर, किसी भी लेवल पर आप लोग इनको साबित तो नहीं कर सके। डिप्टी स्पीकर आपकी अपनी जमात के थे, उन्होंने ये इजलास आज का बुलाया, वो चाहे रात को उन्होंने 11 सवा 11 बजे उसका नोटिफिकेशन किया, क्या उन्होंने आइन से हटकर कोई काम किया था, आइन से इनहराफ किया था, अपने इख्तियारात का उन्होंने इस्तेमाल किया ना, जो उनके पास इख्तियार था उसके मुताबिक उन्होंने इजलास को कॉल किया? नहीं देखें, इसका ये चूँकि मैं बीइंग आई एम नॉट ए लायर, तो मुझे सच्ची बात है नहीं इसका पता कि आइन से इनहराफ था या नहीं। लेकिन जो हम तो वही है ना जो पढ़ रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, तो सुन रहे हैं ये पढ़ रहे हैं कि परवेज़ अलाई साहब ने उनके इख्तियारात सल्ब किए हैं, तो बेसिकली वो कर सकते हैं तब किए हैं ना। मेरे पास तो पैमाना वही है, बाकी अगर आइन की किताब में तो मुझे नहीं पता, सच्ची बात है। बट आप कह लें कि रात 11 बजे इट्सेल्फ अगर एक 16 तारीख का इजलास है और रात 11 बजे आप 6 तारीख का कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग फिशी, सीरियसली फिशी, डूबियस है कुछ। अच्छा चलें, अब वो डूबी साबित भी हुआ। बेसिक आप कह रहे हैं कि ये कानूनी नुक्ता नज़र से आपको इस बारे में इल्म नहीं है, लेकिन तंगी साहब आपकी इस बात पर बड़ी उनकी पुरजोर मुस्कुराहट थी, ज़रा उनसे जान लेते हैं कि उन्हें कुछ कानूनी नुकात इस सिलसिले में मालूम है, फिर ज़रा दीगर मेहमानों की तरफ भी चलते हैं। तंगी साहब, ये आपकी इतनी मुस्कुराहट की, बल्कि आप तो हंसी रहे थे, क्या वजह आपके हंसने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे भाई चीमा साहब ने जो कुछ कहा कि ये यूक्रेन की तरह मतलब कि जो रशिया उसको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह अमेरिका भी इनडायरेक्ट इसी तरह करते हैं। खुदा का खौफ करे चीमा साहब, खुदा से डरो, बस कर पूरी दुनिया हमारी ऊपर हंस रही है। जो आपके डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग में अनकॉन्स्टिट्यूशनल एटीट्यूड करके आपकी नो कॉन्फिडेंस मोशन को मुस्तरद किया, जो उनके पास ये इख्तियार ही नहीं है, आप उनको जस्टिफाई करते हैं। और यहाँ पर आपके डिप्टी स्पीकर जब इजलास बुलाते हैं, आप उनको भी कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। आप पहले कम से कम कानून सीखें, आइन की स्टडी करें, डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझने की कोशिश करें, फिर आप टॉक शो पे आके बात करें। लोग हंसते हैं आपके ऊपर, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि देखिए, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि अभी ये बयानिया जो आज से 3.5 साल पौने 4 साल पहले सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाऊंगा, मैं एहतसाब का कानून लागू करूंगा, मैं चोरों को पकड़ूंगा, लेकिन फराह हबीब के बारे में उसने नहीं कहा था कि वो कितने करोड़ अरब रुपए करके भाग जाएगी और वो मेरी जो खातून अव्वल है उनकी सहेली बन के करेगी। उसने ये नहीं कहा था। वो जो बयानियां हैं, आज अगर ये समझते हैं कि हम इलेक्शन करके एंटी अमेरिकन के लोगों को कन्विंस करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत है। सही ये है कि आज पाकिस्तान जो कुछ हो रहा है इस वक्त, पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, आर्टिकल 5 के तहत और आर्टिकल 6 के तहत अगर ये आर्टिकल 5 का सहारा लेके उसके पीछे छुपना चाहते हैं, तो ये मैं अपने चीमा साहब से पूछना चाहता हूँ कि आर्टिकल 5 क्या चीज़ है। और फिर आप जो आर्टिकल 6 के तहत आइन के साथ गद्दारी करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इमरान, सूरी और असद उमर, असद कैसर, ये फांसी के काबिल है। मैं डिमांड करता हूँ कि आर्टिकल 6 के तक इन 3 बंदों को फांसी दे, ताकि आइंदा कोई बंदा आइन के साथ गद्दारी न करे। ये गद्दारी के जुमरे में आता है। आर्टिकल 6 के तहत ये आइन से गद्दार बन गए हैं। आज पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम जहनी मरीज हो चुके हैं। हर इदारा मफलूज है, न वज़ीर आज़म है, न कैबिनेट है, न आइन है, न कानून है, न हुकूमत है। आज सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर क्या गेम खेल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी पर्सनल पॉपुलैरिटी के लिए और पर्सनल फायदे के लिए पाकिस्तान मतलब ये ज़ाहिर है, ये असेंबलियां जब अपनी मुद्दत भी पूरी करती हैं, तब भी ये थोड़े से टाइम के लिए निगरान हुकूमत का क़याम, और उससे पहले के 2-4 रोज़ ये इस तरह के आते हैं जब मुल्क में कोई हुकूमत नहीं होती, जिस दौरान अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म के दरमियान मुशावरत होती है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, फिर चीमा साहब का पॉइंट भी आपके साथ, जो आपका पॉइंट है चीमा साहब के सामने भी रखेंगे। लेकिन डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, ये
16 तारीख को इजलास हो जाएगा, 10 रोज तो हैं। आज इतनी जल्दी क्या थी ये 200 लोगों को जमा करके होटल में ले जाना और फिर वहाँ हमजा शहबाज को एक अलामती वजीर आला मुंतखब करवाना? 10 रोज इंतजार कर लें, अगर नंबर्स आपके पास इंटैक्ट रहे तो यही फैसला 16 को भी हो जाना है। कहाँ भागे जा रहे हैं ये लोग? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि जो आइनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ये थी कि विद इन अ वीक जो है वो उसकी असम्बली का इजलास बुलाया जाए, लेकिन जैसे आपको मालूम है कि इधर भी जो है उसको फॉलो नहीं किया गया रूल को। अगर उस वक्त पकड़ लिया जाता पीटीआई को कि ये जब इन्होंने इस चीज़ को नहीं फॉलो किया था, 21-22 को इजलास बुलाना था मगर इन्होंने 25 को बुलाया, तो शायद ये जो आइनी गैर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इकदाम इन्होंने किया ये होता ही ना। ये जो 3 अप्रैल को इन्होंने, ये 2 अप्रैल को इन्होंने किया। तो ये जो है मेरा ये ख्याल है कि इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम आइन और कानून के जो दायरा है उसके अंदर रह के काम करें और उससे बाहर ना निकलें। और अगर हम निकलेंगे तो फिर जो है वो आर्टिकल 6 की तलवार तो आपके सर के ऊपर आएगी आएगी। और मेरा ये ख्याल है कि ये हमजा साहब जो हैं वो खाली जो है वो अलामती चीफ मिनिस्टर एक्ट नहीं हुए, क्योंकि दोस्त मोहम्मद मदारी चीफ स्पीकर हैं, उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो इजलास कहीं भी बुला सकते हैं। तो वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं क्योंकि 199 MP जो थे वो उधर बैठे हुए थे। तो अब आगे जो है वो ज़ाहिर है इन्होंने जो उस दिन हरकत की है नेशनल असम्बली में, उसके बाद से ज़ाहिर है पूरे मुल्क के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा कर दिया। इमरान खान साहब ने अपनी ज़ात के लिए, अपने चंद दिन के इक़्तिदार के लिए। अफरान साहब, ये इन 199 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने वोट शामिल थे? कितने लोग आपके साथ मौजूद हैं? तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरा ख्याल है 16 के करीब है। अच्छा, तो ये 16 लोग फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ क्यों नहीं रहे? पहले ये अपनी पार्टी छोड़ देना, जब इतने ये इख्तलाफात इतने शदीद हो चुके हैं। वो आपके साथ इस तरह नहीं होता ना। हमारी ख्वाहिशात के ऊपर लोग काम नहीं कर सकते। जो है वो काम जो है वो आइन और कानून के दायरे में रह के होना चाहिए। पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाज़त देता है कि आप फ्लोर क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन आपका वोट काउंट हो जाएगा, लेकिन आप डी सीट हो जाएंगे। डी सीट हो के आप जो है वो आप जो इलेक्शन आप लड़ेंगे वो आप जिस मर्जी पार्टी से लड़ें, आप जो है वो आपको क्या कहते हैं, आपको अलाउड है। अब बाकी सारी बातें, बाकी सारा रेटरिक है, नैरेटिव है। यही लोग जब इमरान खान साहब दूसरी पार्टियों से तोड़ के लेके जा रहे थे तब वो ज़मीर की आवाज़ थी, विकेट गिर रही। आज जो है वो जो है यही लोग बुरे हो गए। और मुझे बताएं कि भाई अगर इन्होंने फ्लोर क्रॉस किया है तो आप इनको डी सीट करें, आप रोने धोने में क्यों लग गए हैं? ये पहले हो चुका है कि जिन लोगों ने फ्लोर क्रॉस किया उनको डी सीट किया गया। तो ये जो है ये रोना धोना जो है तो फायदा कुछ नहीं है। अभी डी सीट कब करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले? ये भी एक बड़ा सवाल है। अमीर अब्बास साहब, ये आखिर ऐसा क्या किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन 3.5 सालों में कि इनके अपने लोग ना वो कौमी असम्बली से डी सीट होने से डर रहे हैं, ना वो पंजाब असम्बली में डी सीट होने से डर रहे हैं? क्यों मुनरिफ हो रहे हैं? क्यों दूसरी पार्टियों में जाकर इनके खिलाफ वोट दे रहे हैं? क्या समझते हैं आप? जी आमिर, आपको आवाज़ आ रही? चलें, गालिबन अभी अमीर अब्बास को आवाज़ नहीं आ रही। तो चीमा साहब यही सकते हैं कि आपके लोग चलें, विफाक की हद तक समझ आता है, कोई साजिश हो वो भी अभी तय होना बाकी है, अभी अदालत का फैसला उस पर आना है। साजिश इस्टेब्लिश अभी हुई नहीं है। आपके लोग पंजाब में भी उस तरफ जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आपके खिलाफ हो रही हैं। कल अलीम खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ओन चौधरी साहब बार बार गुफ्तगू कर रहे हैं, तरीन साहब वापसी के लिए अपना तैयारी कर चुके हैं। तो ये हालात आपके लिए मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं सियासी तौर पर। देखिए अरबाब, इसमें पहली बात तो ये कि चलो मैं पहले इनका जवाब दे लूँ। पहली बात तो ये कि यकीन जाने मैं बड़े सिद्क़े दिल से कह रहा हूँ, मैं अपनी माँ को बड़ा प्यार करता हूँ। तो वो फौत हो गई, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। मैं उनके हवाले से बात करता हूँ कि मैं उनका जिक्र करके कह रहा हूँ कि मैं वाकई हम होश हैं इनके जाने पे। ये मैं मतलब आप कह रहे, मैं आनोस कह रहा हूँ कि हम वाकई इनके जाने पे होश हैं कि ये ऐसे मतलब आप कह लें लोग थे कि जो पार्टी में कंट्रीब्यूट नहीं करते थे और अपने शेयर से, अपने हुजम से, अपनी कंट्रीब्यूशन से हमेशा ज़्यादा मांगते थे और ले निकलते थे। इन लोगों की वजह से पार्टी खराब हुई थी। अलीम खान साहब की, जहांगीर तरीन साहब की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी। वो लोग तो आकर अपनी कंट्रीब्यूशंस बता रहे हैं क्या क्या किया पार्टी में। जी मैं यही कह रहा हूँ। मैं सोच समझ के कह रहा हूँ और कोई फिक्रबाजी नहीं मैं कर रहा, ना मैं कोई जज्बाती बात कर रहा हूँ। सोच समझ के देखें मैंने क्या कहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जिनके जाने पे मैं अपनी माँ की कसम खा कह रहा हूँ वाकई जेनुइनली हम
खुश इसलिए हैं, और पार्टी के लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी जाती बात नहीं कर रहा, पार्टी के लोगों की बात कर रहा हूँ कि ये वो लोग थे कि जिनकी वजह से पार्टी में एक डिमोटिवेशन थी। ये हमेशा अपने शेयर से ज़्यादा लेते थे, काम थोड़ा करते थे, लोगों को रिवेंजफुल या पुनिटिव होते थे। मतलब जो पुराने वर्कर, ख़ानदानी वर्कर, अच्छे लोग, जो सफ़ेदपोश लोग थे, नज़रियात वाले लोग, वो उनको पनिश होते थे इनकी वजह से। सो इनके जाने से लोग खुश हैं। सो बेसिक वोट है इमरान खान का। अलीम खान ने 94,000 वोट लिया था, अगला इलेक्शन आएगा पता लग जाएगा कितना लेते हैं हम उसी हल्के से। हल्का था 129 या सादे के मुकाबले में। वहाँ पे अगर वोट 25,000 ज़्यादा न हुआ, पिछली बार से 25,000 ज़्यादा न हुआ, तो यहाँ बैठ के ज़रूर बात करेंगे, 4 बंदे बैठ के, 4 आप बैठे हैं, 5वां मैं हूँ, 5 बंदे बैठ के ज़रूर बात करेंगे क्या ये अलीम खान के वोट थे या हमारे थे। वोट तो इमरान खान का है, अलीम खान तो आप कह लें कि उसका तो नाम लिखा हुआ था ऊपर, पढ़ के वोट उसको। सो इसका पता लग जाएगा हर बंदे को कि इस वक्त जो बंदा इमरान खान के साथ खड़ा है उसकी सियासत है, जो नहीं खड़ा उसके साथ किसी और के साथ जाके खड़ा होकर ज़ाहिर है वहाँ भी उसने पीछे चौथी लाइन में खड़े होना है। तो अगर कोई अकेला खड़ा होता है तो वो 10,000 से ज़्यादा वोट किसी का भी नहीं है। ये जितने भी गए हैं 10,000 से ज़्यादा वोट कोई भी नहीं लेगा, या जाके मियां शहनाज शरीफ के साथ जाकर वोट लेंगे, या हमारे साथ इमरान खान के साथ खड़े होकर वोट लेंगे, बाकी किसी का कोई। चलें, अब देखना है कि अगले इलेक्शन में जो आप चैलेंज कर रहे हैं होगा। अच्छा चीमा साहब, जरा अमीर अब्बास को भी मैं पहले उनका आवाज़ नहीं जा सकी बात कर रहा हूँ। एक मिनट मेरी बात कर लेना। मैं दूसरी बात जो मैं करने लगा हूँ कि ये जो आप कह लें कि मुझे बड़ा तरस आ रहा है इस पे, क्या नाम है, बैरिस्टर साहब पे भी और बहरामंद तंगी पे भी, कि भाई आप ये कह रहे हैं कि जो वज़ीर आला इलेक्ट हो गए हैं, भाई आपको इलाज कराएं अपना जाके कहीं। आपकी विशफुल थिंकिंग इतनी स्ट्रांग होगी, इतनी डोमिनेट करके कि आप बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं कि जो इलेक्ट हो गए हैं। भाई आप यू कैन से कि अगर इलेक्ट हो गए, सुबह मेरा को काम ही करवा दें, मुझे कोई टीचर तब्दीली करवा दें, मेरा ट्रांसफ़र करवा दें, छोटा मोटा मेरा को काम करवा दें, मेहरबानी करें, कल परसों करवा दें, चलो 2 दिन बाद करवा देना, कोई बात नहीं। अगर वो इलेक्ट हो गए हैं तो सुबह बच्चों वाली बातें ना करें। देखें मामला जो है, मामला है ये सब जुडियस है, मरकज़ का भी, यहाँ का भी। आप कह लें वो बात हो, हद की बात हो, वो फॉरेन यू कैन से मोटिवेटेड की बात हो, स्पीकर की रूलिंग की बात हो, यहाँ के इलेक्शन की बात हो, ये सारे के सारे मामले आइन और कानून के तहत ही तय होने हैं। जिस वक्त तय हो जाएंगे, वहाँ हमजा साहब हों हम उनको मान लेंगे, बुज़दार साहब हो उनको मान लेंगे, परवेज़ अलाई साहब हो उनको मान लेंगे, जिस दिन आ जाएंगे। उससे पहले हम बच्चों जैसे ये तो सवाल आइन और कानून के कानून और आइन के मामले में इतनी ताखीर क्यों कर रही है, डिलेइंग टैक्टिक्स को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। अमीर अब्बास साहब, ये पंजाब में भी मुनव्वर फरकान आज आप देखें नून लीग के साथ, अपोजिशन के साथ जाकर बैठ गए कैमरे के सामने एक प्राइवेट होटल में। आखिर ये मुनर्रिफ लोग क्यों अपने आप को डी सीट होने से भी ये नहीं डर रहे? इनका अपना एक हल्का है, वहाँ पर इनके अपने वोट्स हैं, इन्होंने वोट्स खुद गैदर किए हैं, इनके अपने वोट्स हैं, इमरान खान की पॉपुलैरिटी के वोट्स हैं। ये पूरी सिचुएशन क्या, इस पर आप तबसरा करेंगे? अरबाब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस हिस्से पर बात करने से पहले कि वो क्यों नहीं डर रहे डी सीट होने से, मैं जो हमारे सिस्टम के अंदर और हमारी पॉलिटिक्स में जो हिपोक्रेसी है, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। देखें, ऑपोजिशन ने 3 अप्रैल से लेकर आज तक एक तूफान मचाया हुआ है और आसमान से उसको खा रखा है कि कासिम सूद ने, आरिफ अलवी ने और इमरान खान ने आइन को पामाल किया है और गद्दारी के मुर्तकिब ने, और इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मान लिया कि आज ऑपोजिशन ने पंजाब के अंदर आर्टिकल 63A को पामाल करते हुए पीटीआई के एमपीएस को तोड़ा है। क्या ये गद्दारी नहीं आइन से? क्या ये आइन को पामाल नहीं किया गया? ये हिपोक्रेसी क्यों है हमारी पॉलिटिक्स? जो कुछ किया कासिम सूरी साहब ने, मेरा जाती ओपिनियन है कि वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, टोटली रॉन्ग, टोटली अनकॉल्ड फॉर। किसी किस्म की उसकी लॉजिक नहीं दी जा सकती। लेकिन जो आज ऑपोजिशन ने किया, ये किस मुंह से कल जाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे थे? किस मुंह से इनके 3 दिन से वकील लगे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस के सामने खड़े होकर, और वहां पे जिरा हो रही है और बहस हो रही है और वहां पे दूर दूर की कोड़ियां लाके में लाई जा रही है। जब आज आपने यही किया ना कासिम सूरी ने, उसने यही एक आइन की एक शिक है ना, जो शिक ये कहती है कि जब वोट दो कॉन्फिडेंस आए कि चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ, लीडर ऑफ द हाउस के खिलाफ, उस पर वोटिंग हो, उसने वोटिंग नहीं करवाई। हाँ, लेकिन अलीम देखें, अमीर अब्बास, ये कल जब अलीम खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज आप देखें हमजा शहबाज को उन्होंने कैंडिडेट ऑपोजिशन ने बरकरार रखा।
तो उनको ज़ाहिर है ना तो कोई पैसे ऐसे ऑफ़र किए गए, ना कोई पैसों की बात हो रही है, उनको वज़ारत आलाशिप भी ऑफ़र नहीं की गई। तो अपनी मर्ज़ी से ये लोग मुनरिफ होकर हुकूमत से, सिस्टम से नाराज़ होकर जा रहे हैं ना कि हुकूमत ने इनके साथ अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं की। देखिए ना, ये तो एक्सक्यूजेज है ना। वो जिस वजह से भी जा रहे हैं, हुकूमत से नाराज होकर जा रहे हैं या इन्होंने उनको कुछ फैसिलिटेट किया। अगर इन्होंने भी फैसिलिटेट किया तो वो मानेंगे तो नहीं कि हाँ इन्होंने क्या फैसिलिटेट किया। और मेरा ख्याल है सबसे बेहतरीन फैसिलिटेशन जो होती है इस मौके पर वो ये है कि आने वाले इलेक्शन में जो आपका पहला सवाल था उसका भी मैं जवाब इसी में शामिल कर लूं। चूंकि इमरान खान साहब आज से 1.5 माह पहले तक पंजाब में इंतहाई अनपॉपुलर हो चुके थे, उनकी गवर्नेंस अनपॉपुलर हो चुकी थी, उनकी हुकूमत अनपॉपुलर हो चुकी थी और उस्मान बुज़दार इमरान खान साहब के तो जोड़ों में बैठ गए थे। उन्होंने बर्बाद कर दिया था इमरान खान की पार्टी और इमरान खान जिद में थे, डेटा थे कि मैंने इसको तब्दील नहीं करना। तो लोग वैसे ही पीटीआई को छोड़ने पर तुले हुए। ये अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आज अरबाब न आती आज को तो वैसे ही बहुत बड़ी तादाद में लोग ये तय कर चुके थे पंजाब में कि 2023 में या जब भी इलेक्शन होगा हम पीटीआई के टिकट पर नहीं, हम प्रेफर करेंगे कि हमें पीएमएल का टिकट मिले। अगर हमें पीएमएल का टिकट नहीं मिलेगा तो फिर हम पीटीआई के तो टिकट। अमीर अब्बास, जाहिर है ऑपोजिशन में भी बड़े सीनियर सियासतदान हैं, बहुत समझदार, बड़े दानिशवर लोग मौजूद हैं, फिर ये मिसकैलकुलेट क्यों इन लोगों ने कर लिया? ये 6-8 महीने या 1 साल क्यों इंतजार नहीं कर सके? उसके बाद जाहिर है अनपॉपुलैरिटी इमरान खान की, वो पीटीआई उसकी कीमत पे करती और हुकूमत इन्हीं लोगों को मिलनी थी। ये तो जो आप बात कर रहे हैं, मैं तो खुद ये बात पिछले 6-8 माह से कह रहा हूं कि जब से ऑपोजिशन ने इमरान खान के खिलाफ अपनी मास मूवमेंट शुरू की और दबाव बढ़ाना शुरू किया, तो मैं तो खुद ये कह रहा था कि भाई आप इमरान खान को जो अपनी कारकर्दगी के बोतले खुद दब रहे हैं, आप उनको रिवाइव कर देंगे, आप उनको जिंदा कर देंगे, आप उनके हीरोइज्म को दोबारा से जिंदा कर देंगे। और इन्होंने नहीं किया। यानी आज से 1.5 माह पहले अगर आप फरवरी के मिड के फॉरेन पंजाब में आप इलेक्शन करवा लेते, जनरल इलेक्शन, इमरान खान साहब को के 14 करोड़ जाने थे, इतनी बुरी हार मिलनी थी पीटीआई को। लेकिन इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मेरे इमरान खान साहब ने अपना साजिश का किया, उससे भी उन्हें पॉपुलैरिटी मिल गई, उन्होंने जलसे कर दिए, उन्होंने जल्दियाती इलेक्शन में उन्होंने तो इस तरह ये बयानियां बनाने का मौका खुद ऑपोजिशन ने इमरान खान साहब को फराहम किया ना। क्यों ऑपोजिशन ने ये मिसकैलकुलेशन की, अदम एतमाद की तहरीक लेकर आया और फिर उसका ज़ाहिर सियासी तौर पर फ़ायदा इमरान खान साहब उनकी पार्टी को पहुंचा? इस पर ऑपोजिशन का मौक़िफ़ जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अपोजिशन की जानिब से इस महीने के आगाज़ में जब ये तहरीक अदम एतमाद 8 अप्रैल को लेकर आई गई, 8 मार्च को जब लाई गई गुज़िश्ता महीने, तो उससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से एक आम आदमी महंगाई की वजह से, मिस गवर्नेंस की वजह से, दीगर कई मामलों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था। लेकिन इस अदम एतमाद के बाद बड़ा स्मार्ट प्ले इमरान खान ने किया और जिस तरह बैरूनी मुदाखलत का एक बयानिया हुकूमत बनाने में कामयाब रही, तो उसके बाद एक आम आदमी को भी इस वक्त कन्फ्यूजन हो गई है कि वाकई इस हुकूमत के साथ, इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है या फिर वो पिछले 3.5 साल की कारकर्दगी जो हुकूमत की रही है उसके मुताबिक आगे फैसला करे। तो ये कन्फ्यूजन खुद अपोजिशन ने पैदा की है एक आम आदमी के जहन में। अब क्यों ऐसा किया गया है? डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, बैरम तंगी साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब, अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब, क्यों एक आम आदमी को आपने इस वक्त कन्फ्यूज़ किया? 3.5 साल में लोग महंगाई से परेशान थे, चीज़ों की कीमतें बढ़ती थीं, टैक्स बढ़ता था, दीगर कई और मामला थे, मिस गवर्नेंस के इशूज़ थे, पंजाब में वजारत आला शिप जिस तरह चलाई जा रही थी उससे सब बहुत परेशान थे। लेकिन एक आम आदमी को आपने बड़ा कंफ्यूज कर दिया अदम एतमाद लाकर। देखिए, हम अदम एतमाद तो इसीलिए हम लेके आए हैं क्योंकि हमने तो पहले दिन ये वाली बात की थी कि हम इस हुकूमत को, क्योंकि ये 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन रिग्ड इलेक्शन था, हमने इस हुकूमत को तस्लीम नहीं किया था और उसके बावजूद हमने इनको टाइम दिया। लेकिन जब इनकी डिलीवरी कुछ नहीं थी तो फिर पीडीएम जब बनी तो हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा था, वो अर्ली इलेक्शन था और उसको अचीव करने के लिए हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे। ये सिंपल सी एक बात है। अब आप उसके अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी ले आए, ये ले आए, वो अब मुझे बताएं, नो कॉन्फिडेंस मोशन का ऐलान हुआ नवंबर में, रशिया की और यूक्रेन की जंग हुई 23 फरवरी को स्टार्ट, जिस दिन इमरान खान साहब वहाँ पहुंचे। अब पहले हम नो कॉन्फिडेंस मोशन का ऐलान कर रहे हैं, जंग बाद में हो रही है, हमें तो नहीं मालूम था आगे जाके जंग हो जाएगी।
उसको इन्होंने उसके साथ नथी कर दिया और कहा कि जी दुनिया जो है वो इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रही है। दुनिया को इमरान खान का पता ही कोई नहीं है। लेकिन वो भी अफसान साजिश साहब, करेंगे ये इनके जिस खिलाफ। वक्त ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई जा रही थी, वो जो उस वक्त एक दो ट्वीट्स आपने किए, आपको कुछ अंदाज़ा था कि कोई ऐसा कदम भी ये हुकूमत या इमरान खान साहब उठा सकते हैं जो जिससे आइन डिस्टर्ब हो सकता है, आइन को पामाल किया जा सकता है? तो जो सीनियर लीडरशिप है आपकी पार्टी की, जो मुत्तहिदा अपोजिशन है, उसने इन लाइंस पर कोई काम, कोई होमवर्क नहीं किया हुआ था, इन ऑप्शंस पर गौर नहीं किया था कि क्या क्या कदम उठा सकती है हुकूमत? देखिए, मुझे थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा तो था कि ये कोई इस तरह काम कर सकते हैं, लेकिन हमें ये था कि ये मतलब इस हद तक शायद नहीं जाएगा मामला, जिस हद तक चला गया है। क्योंकि हमें ये था कि ज़ाहिर है ये इनको मालूम है कि आर्टिकल 6 है और बड़ा सीरियस मामला है। अगर ये आइन से मावरा आइन कोई काम करेंगे तो उसके इम्प्लीकेशन बड़े खौफनाक हैं। तो लेकिन अब मैं क्या कह सकता हूँ, इन्होंने खाली आइन को एब्रोगेट नहीं किया, इन्होंने जाके पूरी मतलब कि इन्होंने सारा सिस्टम ही ऊपर नीचे कर दिया। और जहाँ तक जो अभी 63A की बात हो रही थी, देखें आइन को एब्रोगेट करना एक और बात है, 63A जो है उसको किसी ने एब्रोगेट नहीं किया। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आपने अगर फ्लोर क्रॉस किया तो आप डी सीट होंगे। ये पाकिस्तान का कानून है, आप इसको कंफ्यूज ना करें कि जी 63A जो है आपने, ये इमरान खान साहब पिछले कई सालों से कर रहे हैं काम। आज आप कह रहे हैं कि ये जब वापस इनके ऊपर हुआ है तो रोना धोना मचा दिए। ये थोड़ी कि इन्होंने बाकायदा मनसूबा बंदी करके फवाद चौधरी ने, कासिम सूरी ने, आरिफ अलवी और इमरान खान, ये चारों पे आर्टिकल 6 लगेगा। और ये परवेज मुशर्रफ का जो जस्टिस वकार सेठ वाला केस है उसके अंदर ये वाला मामला सेटल हो चुका है कि आप मावरे आइन एक दफा गए तो आप पे आर्टिकल 6 लगेगा और उसके ऊपर सजा हो चुकी है एक बंदे को। तो ये जो है अगर इन्होंने किया है तो ये इसके इम्प्लीकेशंस भी यही लोग भुगतेंगे। और इमरान खान ने अपनी ज़ात के लिए, अपने चंद दिन इक़्तिदार में चिमटे रहने के लिए इस पूरे मुल्क के निज़ाम को ऊपर नीचे कर दिया। सही, लेकिन और इसकी लेकिन कासिम सूरी साहब की रूलिंग से मुतालिक ज़ाहिर है कि अभी फैसला आना बाकी है, और जब फैसला आएगा उसके बाद ही फिर ये फैसला हो सकेगा कि ये उनकी उस रूलिंग को आइन के मुताबिक करार दिया जाता है या फिर वो आइन से इनराफ है, तो फिर ये सारी इम्प्लीकेशंस हो सकेंगी। तो बहरहाल तंगी साहब, अगर ये फैसला, बस ये बात ऐड कर दूं, मैं एक बात ऐड कर दूं। देखिए, बात ये है कि किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो आइन से बाहर जाए। इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भी ये इख्तियार नहीं है कि वो आइन से बाहर जाए। किसी जज के पास, किसी बेंच के पास भी इख्तियार नहीं है कि वो आइन से बाहर जाए। ये काम जो इन्होंने किया है, ये इन्होंने जिसने भी किसी ने इनको एडवाइस किया है, बड़ा गलत एडवाइस किया। और ये बड़ा इन्होंने पूरे मुल्क का जो निज़ाम है उसको धर्म भरम करके रख दिया अपनी ज़ात के लिए। और मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कोई नज़रिया ज़रूरत, कोई डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, कोई क्या कहते हैं PCO, LFO हम कबूल करेंगे ना आवाम कबूल करेगी। ये मैं वाज़े तौर पे कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन तंगी साहब, ये अगर इस रूलिंग के खिलाफ फैसला नहीं आता और ये चीज़ें टर्न बैक नहीं होती, तो फिर आज देखें वो टाइम भी गुजर गया जब वज़ीर आज़म और साबिक अपोजिशन लीडर को निगरान सेटअप के लिए एक नाम फाइनल करना था, निगरान प्राइम मिनिस्टर का। अब ये मामला कमेटी के पास जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। तो हुकूमत तो बहुत तेज़ी से अपने स्टेप्स ले रही है, लेकिन अपोजिशन अभी तक फैसले का इंतजार कर रही है। जो फैसला भी आएगा तंगी साहब, अपोजिशन कबूल करेगी? देखिए, अपोजिशन ऐसे फैसले हरगिज़ फैसले मानने के लिए तैयार नहीं है जिससे मुल्क और आइन की पासदारी न हो। अपोजिशन कानूनी नुक्ता नज़र को सामने रखकर, आइन को सामने रखकर, पार्लियामान को सामने रखकर जो कुछ है वो आइन के दायरे में रहते हुए करेंगे। अभी मेरे अमीर अब्बास ने जो कुछ कहा, मैं 1 मिनट उनकी तरफ जाना चाहता हूँ, उसके सवाल की तरफ, कि अपोजिशन ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की। तो मैं और फिर अपोजिशन को चाहिए था कि वो ऑलरेडी जो PTI की हुकूमत थी, पूरी कौम उनसे नाला थी और कुछ दिन बाकी थी या कुछ महीने बाकी थे, उनको शिकस्त हो जाती और हुकूमत ख़त्म हो जाती। तो अपोजिशन किसी के फ़ायदे के लिए, किसी के नुकसान के लिए सियासत नहीं करते हैं। अपोजिशन आइन और कानून के लिए सियासत करते हैं। और हमने हमेशा ये सोचा है कि पार्लियामान के अंदर जो तब्दीली हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हैं। अगर 1.5 साल पहले अपोजिशन ने महसूस किया कि मौजूदा सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने मुल्क और इदारों को नुकसान पहुंचाया, तो ये अपोजिशन का आईनी और कानूनी हक था कि उसने नो कॉन्फिडेंस मोशन सबमिट किया और नेशनल असेंबली में वो इत्तेहादी जो इमरान के साथ थे, जिन इत्तेहादियों के इमेनेस पर इमरान ने हुकूमत बनाई थी, वो MKM था, वो बाप की पार्टी थी, वो काब लीग के एमएनए थे,
मैं पीटीआई के उन एमएनएस की बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं उन तमाम पार्टीज के जो इमरान के इत्तेहादी थे उसने उनको छोड़ करके अपोजिशन का साथ दिया, और पूरी दुनिया ने देखा कि 197 एमएनएस ने इमरान पे अदएतिमाद करके अपोजिशन का साथ दिया। तो ये मुझे कानून और आईन ये रास्ता दे रहे हैं। जहां तक अमीर अब्बास ने ये कहा कि इंतजार करना चाहिए था और इमरान खत्म हो गया था, अभी इससे इमरान के वेट में इजाफा हो रहा है, तो मैं इमरान की वेट की, इमरान की पॉपुलैरिटी की मैं बात नहीं करता हूं। मैं पाकिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम की और आइन की पासदारी की बात करूंगा। मैं पार्लियामान की तौकीर की बात करूंगा। मैं रूल ऑफ लॉ की बात करूंगा। मैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूंगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या आज जो 200 एमपीएस ने उस पे अदम-ए-एतमाद किया, तो वो उस बंदे के एमपीए हैं जिस बंदे ने अपने जहाज भर के उसकी पार्टी बनाई और फिर जहाज भर के उनकी हुकूमत बनी पंजाब और मरकज में। और क्या इमरान ने ये नहीं कहा था कि आजाद मैंने को वोट न दो? तो फिर अगर अगर उस वक्त ये जहाज भर के कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी अपनाई गई, तो अभी भी आपने जब हुकूमत के इत्तेहादियों को अपने साथ मिलाया तो आपने भी तो उनके साथ मुआहिदात किए हैं, मीडिया के सामने बैठकर मुआहिदात पर दस्तखत हुए हैं, आपने कुछ दिया है तो वो उनके आपके साथ आए ना। क्या मुख्तलिफ किया आपने उस वक्त? नहीं, अभी दैनिक अपोजिशन के हाथों में कुछ नहीं है, अपोजिशन के हाथ में कुछ नहीं है, और इमरान के हाथों में बहुत कुछ था। जब उसने इमरान को छोड़ दिया तो इमरान को इसलिए नहीं छोड़ा कि वो कुछ नहीं दिए, इमरान बाउर को देने के लिए तैयार थे, लेकिन उसने जब महसूस किया कि इमरान को अगर हम सपोर्ट करे थे तो मुल्क और इदारों का नुकसान है, आईन का नुकसान है, पार्लियामान का नुकसान है, जमहूरियत का नुकसान है, इसी बुनियाद पर उन लोगों ने सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को छोड़ा और अपोजिशन को सेलेक्ट किया। मैं समझता हूं कि आज अपोजिशन किसी के फायदे की बात नहीं करते हैं, ना सियासत करते हैं। अपोजिशन मजबूत जमहूरियत की, पार्लियामान की तौकीर की और डेमोक्रेटिक प्रोसेस की सियासत करते हैं। जो इस सेलेक्टेड कठपुतली नालायक प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को दो पे लगा के नुकसान पहुंचा दिया। ठीक है, पूरी दुनिया के लोग हमारे ऊपर हंसते हैं। सही है चीमा साहब, ये अब हुकूमत इतनी जल्दबाजी में, हुकूमत तो नहीं, इमरान खान साहब और सदर पाकिस्तान इस वक्त इतनी जल्दी में क्यों हैं? आप लोगों ने साबिक चीफ जस्टिस गुलजार साहब का नाम भेज दिया शहबाज शरीफ साहब को, आखिरी दिन उन्हें लेटर मिला, उन्होंने आपको जवाबन बता दिया कि जी हम तो मुस्तरद करते हैं, हम तो भी इंतज़ार कर रहे हैं इस फैसले का, पहले फैसला आ लेने दें फिर ये तमाम मामला होते रहेंगे। आपको इतनी जल्दी क्यों है कि किसी को निगरान वज़ीर आज़म भी फौरी तौर पर नामजद कर दिया जाए, जल्दी से निगरान सेटअप आए और इलेक्शन हो जाए? देखें, इसमें ये जो है ना, जो फॉरेन इंटरवेंशन है, फॉरेन जो इंटरवेंशन है या इन्वेजन कह लें या इंट्रीग कह लें, जो हुई है ये बड़ा सीरियस मामला है। इसे कोई बंदा जाली कह के, कोई बंदा बहाना कह के इसे छोटा नहीं कर सकता कि बाहर बैठा हुआ एक अहमक आदमी, वो वहाँ का सदर हो, वो नायब सदर हो, वज़ीर खारजा हो, वो ख्वाहिश कर रहा है कि मैं 23 करोड़ लोगों में अपनी मर्ज़ी की हुकूमत कायम करूँ, वो तुर्की में भी करूं, पाकिस्तान में भी करूं, और दूसरी तरफ वो जाके जंग लड़ रहा हो, एक मुल्क को जाके सपोर्ट कर रहा हो कि जाके आप जंग लड़ो दूसरे मुल्क के साथ, और जो जंग लड़े या यही काम करने की कोशिश करो, उस पर वो आप कह लें वो पाबंदियाँ लगा रहा हो, ट्रेड की पाबंदियाँ लगा रहा हो, उनका तेल नहीं बिकेगा, उनकी गंदम नहीं बिकेगी। तो ऐसे लोगों का यू कैन से कि ये एक सीरियस मामला है। इस सीरियस मामले को पॉइंट आउट करना ज़रूरी था, और उसकी बेस पे जब ये लेके आए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो रिजेक्ट हुई, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि हम अपने इक़्तिदार को लंबा करना चाह रहे हैं। हमें जल्दी ये थी कि हम बताएं कि जनाब हम इक़्तिदार को लंबा नहीं करना चाहते। हम इस वक्त मुआशरे में डिवाइड आ गई, सोसाइटी में डिवाइड आ गई, नेशन में डिवाइड आ गई कि एक लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पे अमेरिका का एजेंडा चले, दूसरे लोग हैं कि वो कहते हैं कि इस मुल्क के मुफादात के मुताबिक काम होगा। लिहाजा अब इस पे अवाम फैसला दे कि किन लोगों को हुकूमत में रहना चाहिए, किन लोगों को इस मुल्क की जो अफेयर्स हैं उसमें नहीं रहना चाहिए। वो जाएं, जाके अपनी जहाँ दौलतें हैं, जहाँ पैसे हैं, जहाँ घोड़े हैं, जहाँ बच्चे हैं, जहाँ उनकी वफादारियाँ हैं, वहाँ चले जाएं, जाके साहिल पे बैठकर करें। इस मुल्क के अवाम के साथ यहाँ की जुबान नहीं आती उनको, यहाँ की जुबान नहीं आती। हम दोनों में से कौन सा पॉपुलर नारा आपको लग रहा है अगले इलेक्शन में, कौन सी आप साइड देख रहे हैं कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ये जो बैरूनी मुदाखलत वाला बयानिया है या फिर ये 3.5 साल की हुकूमत की कारकर्दगी जो अपोजिशन का बयानिया है? बल्कि इस पर मैं आपसे आपकी राय लेता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, अमीर अब्बास के सामने सवाल रखेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ज़ाहिर अब नहीं रही, लेकिन हुकूमत जाते जाते बैरूनी मुदाखलत का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बयानिया बनाकर गई और इसी बयानिए को लेकर अब आगे इलेक्शन की कैंपेन भी की जा रही है। जबकि अपोजिशन हुकूमत की 3.5 साल की खामियों को उजागर करती रही, बढ़ती हुई महंगाई की जानिब वो सबकी तवज्जो दिलाती रही। तो अमीर अब्बास, अब ये इलेक्शन में जब भी ये लोग जाएंगे, ये दोनों पार्टियां और बाकी तमाम पार्टियां, तो क्या समझते हैं कौन सा बयानिया इस वक्त आवाम में ज़्यादा मजबूती इख्तियार करेगा, आवाम में ज़्यादा पॉपुलर होगा? ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाके बताएगी हमें मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई, एक बड़ी सुपर पावर की मुदाखलत पर हमें घर भेज दिया गया। अपोजिशन के पास भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बयानिया है कि आप 3.5 साल में हुकूमत देख लें, वादे देख लें, कोई एक वादा पूरा हुआ हो तो बता दें। अरबाब, एक तो अभी सरे दस्त हम जिस माहौल में गुफ्तगू कर रहे हैं, एक तो मौजूदा बयानिया है, और मौजूदा बयानिया में हमें इकॉनमी और महंगाई और ये चीज़ें बज़ाहिरन नज़र नहीं आ रही हैं। सरे दस्त इमरान खान साहब ने साजिश कार्ड को मेन स्ट्रीम बयानिया में शामिल कर दिया। उसका अंदाज़ा आप यूँ भी कर सकते हैं कि ऑपोजिशन खुद डिफेंसिव हो गई है, वो अब इसके ऊपर बात करने पर मजबूर है और वो इमरान खान के इस बयानिए का काउंटर कर रही है। आज भी रात जब हम आप प्रोग्राम में हम हैं, तो इस वक्त ऑपोजिशन का एक बड़ा अहम इजलास इस्लामाबाद जारी है, जिसमें सारी पार्टी लीडरशिप जो है वो फजल रहमान साहब रिहाइशगाह पर मौजूद है, और वो जारी बात है कल के फैसले के बारे में और किस तरह इमरान खान के नैरेटिव वो काउंटर करना है, उस पर बात हो रही है। लेकिन जब इलेक्शन होगा, यानी आज से 3 माह बाद 6 माह बाद जो भी जिस तारीख को भी होता है, तो वो सिचुएशन कदरे मुख्तलिफ होगी। उसमें इमरान खान के मुखालिफ भी बयान चुका होगा। आज तो इमरान खान ने इनके खिलाफ एक बयानिया पैदा किया, तो इमरान खान के खिलाफ एक बयानिया आएगा, और वो बयानिया होगा फराह खान की सूरत में। अच्छा, वो बयानिया होगा बैड गवर्नेंस की सूरत में। वो बयानिया होगा मुल्क में जो रोजाना डेली बेसिस 14.2 अरब रुपए का इमरान खान साहब और में मुल्क पर चढ़ा उसका। वो बयानिया होगा कि जो डॉलर है आज तो 84-85 पर चला गया, 86 तक, अब तो 86 भी क्रॉस कर गया, बहुत तेजी से 200 की तरफ जा रहा है। तो इमरान खान के खिलाफ बहुत कुछ है ऑपोजिशन के साथ। ऐसा नहीं है कि इमरान खान जो है उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगेगा, कोई पानी लगेगा। जैसे फर्क देखने गुज़श्ता 3 दिन से मीडिया भी सवाल उठा रहा है। फवाद चौधरी साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट पर वापसी साथ सवाल कर दिया कि भैया बाकी छोड़ने पहले तो ये बताया कि फर्क खान भागती है, सभी लोग सवाल करेंगे। फिर उस बाजार के ऊपर जो करप्शन के इल्जाम आए, खुद उनके गवर्नर, अभी गवर्नर सरवत ने, अलीम खान ने, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इमरान खान का जो ये बयानी का यूनिलेटरली जाएगा। इस बयानिए में उन्होंने काफी मीट किया है, उनका ये बयानिया उनको बाय कर रहे हैं, लाइक माइंडेड इंटेलिजेंसिया बाय कर रहे हैं, बयानिया खुश दिखता है। लेकिन ये आज हम इन हालात पे बात कर रहे हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरे ये बयानिया पीछे हटता जाएगा, अपोजिशन का बयानिया डोमिनेट करेगा। हम जाके बेहतर ऑपोजिशन के लिए बड़े चैलेंजेस हैं कि अब इन करप्शन के केसेस पर उन्हें आगे काम करना है, अगर तो वो हुकूमत में आते हैं, या फिर ये जो इस वक्त मुआशी हालत है इसको सुधारना, और सुधारना तो किस तरह से सुधारना है। डॉक्टर अफनान साहब, ये फिर क्या प्लान है? अगर ये अदम एतमाद कामयाब हो जाती, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाते, तो वो कौन से ऐसे स्टेप्स थे जो फ़ौरन ये इस नई हुकूमत ने उठाने थे जिससे आवाम को मुआशी रिलीफ मिलता? देखिए, जो इनिशियल स्टेप्स हैं उसके ऊपर जो है वो काम अभी जारी है। हम जो है वो एक पूरा इकोनॉमिक एजेंडा इसका डेवलप कर रहे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपके क्या कहते हैं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस होता है, आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उसके अंदर, और आपकी जो बड़े बड़े जो आपके जो मल्टीलैटरल एजेंसीज़ हैं उनसे आपकी जो फाइनेंसिंग है वो होती है। फिर ये है कि आपके पास एक एजेंडा होना चाहिए कि आपने करना क्या है। मिसाल के तौर पे हम जब 2013 में आए थे तो हमारा ये प्लान था कि हम चाइना जाएंगे, चाइना से जाके हम अपना पूरा का पूरा प्लान शेयर करेंगे कि हम ये करना चाह रहे हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर हम उनसे जो है वो कोई एग्रीमेंट करेंगे, जो कि आपने सीपैक की सूरत में देखा। और फिर उसकी सूरत में आपने देखा कि कैसे हमने जो लोड शेडिंग थी 12 घंटे की हो गई थी, उसको हमने ख़त्म किया। हमने उस वक्त कहा था कि दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे, हमने वो किया। हमने कराची का अमन बहाल किया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने प्लान करके लेके आए थे। ये इमीडिएट इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा जो हम अभी मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन हमारा जो एजेंडा है उसके तहत आपको 6 महीने से 1 साल के अंदर आपको रिलीफ नज़र आना शुरू हो जाएगा। रुपी सबसे पहले हम स्टेबलाइज करेंगे,
उसके बाद जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको हम सही करेंगे। फिर ये है कि हम जो 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 आपकी अगर गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस में बुनियादी फ़र्क जो है ना, वो आपके कॉम्पिटेंट लोगों का होता है। लेकिन अफनान साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि 6 महीने में फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा, ये उसी बयान से मिलता जुलता नहीं है? ये जो हुकूमत आने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहा करती थी कि 90 दिन में हम करप्शन ख़त्म कर देंगे, और बड़ी करप्शन तो 9 दिन में ख़त्म हो जाएगी। मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की ना आपको। मैंने तो आपको पहले मिसाल दी कि हमने वादा किया लोड शेडिंग का, दहशतगर्दी का, कराची के अमन का, वो हमने बहाल करके दिखाया। और हमने महंगाई को कंट्रोल किया। हमने 4% हमारी एवरेज महंगाई थी 5 साल की। तो हम इन्हीं लाइंस के ऊपर दोबारा काम करेंगे। हम दोबारा से रिवाइव करेंगे चाइना के साथ अपना रिलेशनशिप। हम जो है सीपैक 2 की तरफ जाएंगे। हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलप करेंगे, आईटी के एक्सपोर्ट्स को डबल करेंगे। हमारा पूरा एक प्लान है जो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर काम चल रहा है, वो हम आके इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारी टीम ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और उसका इम्पैक्ट जो है वो आम आवाम के ऊपर 6 महीने साल में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलें, ये तो लॉन्ग टर्म प्लान्स हो गए। अफनान साहब, तंगी साहब, शॉर्ट टर्म प्लान्स क्या हैं? खास तौर पर ज़ाहिर है आवाम की एक्सपेक्टेशन होगी कि आप आते ही पेट्रोल सस्ता करेंगे, आप आते ही बिजली सस्ती करेंगे। जब आप लोगों का लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था, देखें इमरान खान साहब ने 10 रुपये पेट्रोल सस्ता किया, 5 रुपये बिजली सस्ती की। इस तरह के शॉर्ट टर्म इकदाम चाहिए आवाम को, फौरी रिलीफ चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, जब 2008 में हुकूमत आई इत्तेहादी, तो आपको याद होगा कि जरदारी साहब ने कहा कि आइए हम सब मिल के इस मुल्क को मुश्किलात से निकालें, इसलिए कि इस मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए एक पार्टी काम नहीं कर सकती हैं, और उसने तमाम पार्टीज़ को मिला के साथ चलने के लिए कहा। अभी भी मैं समझता हूँ कि तमाम अपोजिशन जमातों में बहुत विजन वाली लीडरशिप है, काम करने वाले लोग हैं, और जिनके दिल में विल है, मतलब कि वो फेक और आर्टिफिशियल रोल प्ले नहीं करते हैं पर्सनल पॉपुलरिटी के लिए, जैसे सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर ने किया है। मैं समझता हूं कि इस वक्त सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो ये है कि महंगाई है, जो गरीब आवाम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते हैं। तो इसी वजह से मैं समझता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आईन का फैसला दिया, आईन के मुताबिक फैसला दिया, तो मैं समझता हूं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में ये जो हुकूमत खत्म हो जाएगी, और जो आने वाली हुकूमत है उनका सबसे पहला फोकस होगा महंगाई को खत्म करना और आवाम को रिलीफ देना। मैं समझता हूं कि ये आने वाली हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, और ये आने वाला हुकूमत इसमें कामयाब होगा। ये मैं इस आपके टॉक शो में रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि इस जो इमरान ने नहीं किया, इन हालात में महंगाई कम होगी, पेट्रोल की कीमत कम होगी, डॉलर की कीमत कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगी। ये मैं चैलेंज से कहता हूं। अच्छा। और फिर आप मुझे बुलाएं कि बैरमन तंगी आपने कहा था कुछ नहीं हुआ, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, चलें, आपकी ये बात रिकॉर्ड पे आ गई। अब ये बिल्कुल इसको रिकॉर्ड को हम महफूज रखेंगे और फिर आपसे पूछेंगे कुछ महीनों के बाद। तो चीमा साहब, ये अगर इतनी महंगाई ने तारीखी हदें नहीं छुई होती, जो बड़े बड़े आटा चीनी दवाओं के स्कैंडल्स आए, इनके मंतकी अंजाम सामने आए होते, इनके कसूरवारों को सज़ा मिली होती, तो अवाम में ये नया बयानिया बैरूनी मुदाखलत वाला बनाने की शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूरत नहीं पड़ती। अवाम के लिए यही काफ़ी होता कि जी ऐसे प्राइम मिनिस्टर को आप कैसे हटा सकते हैं जिसने महंगाई नहीं होने दी, जिसने हर स्कैंडल को तहकीकात करके उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। देखें अरबाब, हम बात कर रहे थे इस लेटर आने से पहले या ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले हम 3 बातें कर रहे थे। हम कह रहे थे कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, हम कह रहे थे कि हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ी है, हम कह रहे थे हमारी जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा है, हम कह रहे थे कि हमारी द लीस्ट अनएम्प्लॉयमेंट हमारे दौर में हुई है। हम 18 लाख नौकरी दे रहे हैं इस वक्त सालाना, जो कि पहले ये मुस्लिम लीग नून के दौर में 11 लाख थी और पीपल्स पार्टी के दौर में 14 लाख थी सालाना। हम इस वक्त 18 लाख नौकरी दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जनाब हम ये जो यू कैन से कि एक्सपोर्ट, टैक्स कलेक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर अगर बात करें तो आपकी यू कैन से कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव हुई है, रेमिटेंस आपकी बढ़ी है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है। तो जितने अशारिये थे, आपकी ज़राअत ने बहुत तरक्की की है, जितने अशारिये थे सारों ने इम्प्रूव किया। अब हम ये कह रहे थे अचानक एक मिनट कंप्लीट कर लें जरा चीमा साहब, वक्त भी यार जहालत वाली बात ना करना प्लीज। जहालत यार चुप करो ना, ऐसी बात नहीं, बुरी बात है, बात करने दे प्लीज। ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है? अच्छा, दरम्यान में आए ये जब अच्छा जब दरम्यान में आए तो फिर जब वो एक इतनी बड़ी हकीकत है कि उसे इग्नोर करना मुमकिन नहीं रहा, वो इतनी बड़ी हकीकत है कि वो आ गई। अब इनको मसला बन गया कि ये देखें 2 बड़े बड़े सीरियस इशू हैं कि एक फॉरेन इन्वॉल्वमेंट और दूसरा पैसे के इन्वॉल्वमेंट।
और ये डिटाई से उसको बाकायदा बिल्कुल खत्म हो गया। अगली किसी नशिस्त में फिर आपसे जस्टिफाई करने मजीद गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद बहरामंद तंगी साहब, डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।